हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है प्रोटीन की परिभाषा, स्रोत, कार्य व आवश्यकता। दोस्तों बीए के एग्ज़ाम्स में यानी कि बीए के 3 साल के जो होते हैं पढ़ाई, उस पढ़ाई में किसी भी वर्ष में यानी कि अगर आप प्रथम वर्ष में हैं, द्वितीय वर्ष में हैं या तृतीय वर्ष में, किसी भी वर्ष में प्रोटीन की परिभाषा, स्रोत, कार्य व आवश्यकता का प्रश्न आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से। मैंने देखा कि कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटीन की परिभाषा, स्रोत किसी यूनिवर्सिटीज़ में तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर में है, तो किसी यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वर्ष में हैं, किसी भी वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रोटीन की परिभाषा, स्रोत, कार्य व आवश्यकता यहाँ से पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको 100% नंबर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोटीन के स्रोत, कार्य व आवश्यकता क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के स्रोत तथा कार्य व आवश्यकता का वर्णन कीजिए। यहाँ पे उत्तर देखते हैं। प्रोटीन शब्द का ग्रीक में अर्थ प्रधान स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ है। प्रोटीन का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जीवित पदार्थों में एक पदार्थ उपस्थित रहता है जो कि शरीर के गति को संचालित करता है। उन्होंने इसका नाम प्रोटीन दिया। प्रोटीन का शरीर में महत्वपूर्ण स्थान है। यह शरीर का निर्माण कार्य तथा शरीर के रोगों से रक्षा करता है। तो आपको इतना पढ़ने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि प्रोटीन शब्द का ग्रीक में अर्थ यानी कि ग्रीक भाषा में इसका अर्थ क्या है, प्रधान स्थान ग्रहण करने वाला, यानी कि जो है सबसे अच्छा स्थान ग्रहण करने वाला। और प्रोटीन का शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जीवित पदार्थों में प्रोटीन उपस्थित रहता है जो शरीर की गति को संचालित करता है, और इसका नाम जो है प्रोटीन दिया गया है। यानी कि जो भी एक प्रधान स्थान ग्रहण करने वाला शरीर में पदार्थ है और जो शरीर की गति को संचालित करता है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, वो जो है प्रोटीन है। और प्रोटीन का शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये थी प्रोटीन की कुछ परिभाषा। अब देखते हैं इसका स्रोत, यानी कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। प्रोटीन का निर्माण प्रारंभिक रूप में वनस्पति में ही होता है। वनस्पति भूमि से नाइट्रोजन, जल, हवा आदि लेकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तथा अपने बीजों में संग्रह करते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन के स्रोत जो है वो है नाइट्रोजन, जल, हवा आदि, यानी कि वनस्पति भूमि से नाइट्रोजन, जल, हवा आदि लेकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और अपने बीजों में जो है उससे संग्रह करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत 2-3 प्रकार के हैं, जैसे कि जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन। जंतु जगत से यानी कि जो जंतु हैं उनसे, जो है जीव जानवर हैं उनसे का जो प्राप्त प्रोटीन है वो क्या होता है, जैसे कि मांस। अगर किसी भी जानवर का मांस खाते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा रहती है। पनीर यानी कि दूध को फाड़ के पनीर बनता है तो उसमें भी प्रोटीन की मात्रा रहती है। अंडा, खोया, दूध, दही, मुर्गा यकृत यानी कि मुर्गे का यकृत, ये सब चीज़ें जो हैं जंतु के माध्यम से प्राप्त प्रोटीन है। इसके आगे देखते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, यानी कि जो हमारा वनस्पति जगत है, जहाँ पे साग सब्जियाँ, फल फूल हैं, वहाँ से जो है प्रोटीन प्राप्त किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से जो है अनाज, यानी कि हर प्रकार के अनाज से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। आटा, सोयाबीन, मूंगफली, दाल जो है, बेसन, मटर, चना, जो इस प्रकार की वस्तुएं, इनसे जो है हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अब ये थे प्रोटीन के स्रोत। अब देखते हैं प्रोटीन के कार्य क्या हैं, यानी कि प्रोटीन कार्य क्या करता है। प्रोटीन का निर्माण यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तो हम यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत पे, यहाँ पे प्रोटीन के कार्य देखते हैं। आहारीय प्रोटीन शरीर को अमीनो अम्ल प्रदान करती है, जिसके द्वारा नए ऊतक तथा पुराने ऊतक की मरम्मत होती है। यानी कि प्रोटीन का कार्य जो है वो क्या है, आहारीय प्रोटीन, यानी कि जो आहार के रूप में हम लोग प्रोटीन लेते हैं, वो शरीर में जो है अमीनो अम्ल प्रदान करती है, यानी कि अमीनो नामक अम्ल बनाती है, जो शरीर में नए ऊतक तथा पुराने ऊतक की मरम्मत करती है। जिससे, यानी कि जब हम प्रोटीन का ग्रहण करते हैं तो उसमें जो नए ऊतक हैं वो नए ऊतक और मजबूती से बनते हैं, और जो पुराने ऊतक हैं उनकी मरम्मत होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शरीर का निर्माण जो है वो बहुत ही छोटे छोटे ऊतकों से मिलकर बना हुआ है। जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या हम उम्र के साथ बढ़ते हैं तो नए ऊतकों का निर्माण होता है। उन निर्माण को जो है और अच्छी तरह से शक्ति प्रदान करने, यानी कि जो पुराने ऊतक हैं उनकी मरम्मत और नए ऊतक को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है प्रोटीन का कार्य होता है। तो यहाँ पे पहला जो है प्रोटीन का कार्य यहाँ पे देख लेते हैं। शरीर के निर्माण का कार्य करती है। इसमें पहला हम लोग देख लेते हैं शरीर की वृद्धि तथा विकास करना। मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा निर्मित इमारत है।
प्रत्येक कोण का जीवन जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में प्रोटीन कोलाहल स्थिति में होता है। इस कारण प्रत्येक कोण के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बनी रहती है। शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक विकास काल रहता है, अतः इन अवस्थाओं में अधिकतम प्रोटीन का समावेश होना चाहिए। यहाँ पे शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए जो है प्रोटीन किस प्रकार से जरूरी है देख लेते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा निर्मित इमारतें, यानी कि मानव शरीर जो है वो बहुत ही विभिन्न कोशिकाओं से निर्मित एक इमारत है, यानी कि कोशिकाओं से बनी हुई है। प्रत्येक कोण का जीवन जीवद्रव्य है, यानी कि जो प्रत्येक कोण है उसका जीवन जो है जीवद्रव्य है। जीव द्रव्य में प्रोटीन कोलाहल स्थिति में होता है। इस कारण प्रत्येक कोण के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो शरीर का प्रत्येक कोण है उसकी निर्माण के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता जो है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बनी रहती है, यानी कि प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बनी रहती है। जब कोई बच्चा ले लेता है, यानी कि कोई शिशु जन्म होता है, या समझ लीजिए उसका संसार में आ जाना तय होता है, उसी समय से उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है और ये प्रोटीन जो है वृद्धावस्था तक होती है। शिशु अवस्था से किशोरावस्था तक विकास काल रहता है, अतः इन अवस्थाओं में अधिकतम प्रोटीन का समावेश होना चाहिए। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि शिशु अवस्था से किशोरावस्था, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लिया हो, और किशोरावस्था यानी कि 14 से 15 साल की उम्र तक की अवस्था तक जो है ये विकास काल रहता है। इस समय शरीर में विकास होता है। इस समय बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए, यानी कि उनके खाने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का समावेश करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए जो है प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगला देखते हैं शरीर में होने वाली तोड़ फोड़ की मरम्मत करना। मानव शरीर एक मशीन के समान कार्य करता है। शरीर की बाह्य एवं आंतरिक अंग निरंतर कार्यरत रहते हैं। निरंतर कार्य करने से कोशिकाओं में तोड़ फोड़ होती है। नए कोशिकाओं का निर्माण करना तथा पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करना प्रोटीन का काम है। तो यहाँ पे शरीर में जो तोड़ फोड़ की मरम्मत है, और जो नई कोशिकाएं हैं, उम्र के साथ नई कोशिकाएं बनती हैं, बढ़ती हैं, उसकी जो है मरम्मत करना जो है शरीर में प्रोटीन का कार्य है। अगला देखते हैं शरीर का कोई भाग कट जाने, जल जाने या मुख्य शल्य चिकित्सा में अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर आप देखते हैं कि कोई भी भाग कट जाता है, जल जाता है, या किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन यानी कि शल्य चिकित्सा होती है। शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन होता है। अगर किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी मानव जाति के में किसी का भी अगर ऑपरेशन होता है किसी भी प्रकार का, उसमें जो है प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मरम्मत करना होता है, और नए कोशिकाओं का निर्माण भी करना होता है। इसलिए इस स्थिति में जो है प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं गर्भवती स्त्री एवं धात्री मात्रा को अपने आहार में अधिक प्रोटीन लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भवती स्त्री एवं धात्री माता, यानी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, और जो धात्री यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाती हुई महिलाएं हैं, यानी कि जिनके पास सभी दूध पीते बच्चे हैं, उनको जो है अपने आहार में अधिक मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि इनके शरीर से ज़्यादातर जो है प्रोटीन की मात्रा की कमी रहती है, तो इसलिए इन्हें जो है ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। दूसरा जो देखते हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम, हार्मोन्स तथा एंटीबॉडीज के निर्माण का कार्य करती है, यानी कि इसका काम जो है एंटीबॉडीज यानी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि जो रोग हो रहे हैं उनसे लड़ना और रोगों को शरीर से बचाना का कार्य जो है प्रोटीन करती है। इसमें शरीर में प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक शरीर की कई रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं। पाचक रस में उपस्थित एंजाइम पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन युक्त एंजाइम हैं। इन एंजाइमों में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। रक्त में उपस्थित गामोग्लोब्यूटिन में प्रोटीन उपस्थित रहता है। यह प्रोटीन रक्त में एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज मतलब आप समझिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है ये बढ़ाती है। तो शरीर में जो है प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन जब शरीर में जाता है तो नाइट्रोजन से युक्त कई प्रकार के यौगिक बनाता है, और ये यौगिक जो है
शरीर की कई रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं, यानी कि अगर ये जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं अगर ये नहीं बनते हैं तो शरीर को नुकसान होगा, और अगर ये बनते हैं तो ये रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। पाचक रस में उपस्थित एंजाइम, यानी जो पाचक रस होता है उसमें जो उपस्थित एंजाइम है पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन युक्त एंजाइम, यानी कि ये जो है प्रोटीन युक्त होते हैं, इनमें प्रोटीन होता है। इन एंजाइमों में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। रक्त में उपस्थित गामाग्लोबिन में प्रोटीन उपस्थित रहता है। यह प्रोटीन रक्त में एंटीबॉडीज़ बनाती है, यानी कि जब हमारे शरीर में कुछ भी हम खाते पीते हैं तो उसका पाचन होता है, उसमें जो उपस्थित एंजाइम है पाचन करने के लिए जो एंजाइम है उसमें पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन युक्त एंजाइम, यानी कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन युक्त एंजाइम है, और ये खाने को अच्छी तरह से पचाते हैं और हमारे शरीर में जो है रक्त में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं, और जिससे कि हमें एंटीबॉडीज बनती है और हम हमारे शरीर में होने वाले रोगों से लड़ पाते हैं। इसके आगे देखते हैं अगला, प्रोटीन शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यहाँ पे दिया गया है प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की बाह्य एवं आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसकी कमी होने पर शरीर में पानी जमा हो जाता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों पर सूजन आ जाती है। तो प्रोटीन शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है, जिसमें से है कि यानी कि बाहरी जो है और आंतरिक क्रिया जो है इन दोनों को नियंत्रित करती है। और अगर प्रोटीन की कमी इसके कारण होती है तो शरीर में पानी जमा हो जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों पर सूजन भी आ जाता है। तो प्रोटीन जो है बराबर मात्रा में अच्छी तरह से लेनी चाहिए। अगला देखते हैं, प्रोटीन शरीर को शक्ति प्रदान करती है। भोजन में श्वेतसार तथा वसा के अतिरिक्त प्रोटीन भी शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन में श्वेतसार यानी कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो है इन दोनों के अतिरिक्त अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो इससे भी शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से जो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये थी प्रोटीन की आवश्यकता, यानी कि प्रोटीन की नीड्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या है। ऊपर तो हमने देख लिया कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं, अब हम देखेंगे प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता हर एक वर्ग के यानी कि हर एक उम्र के लोगों के लिए कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पुरुषों के लिए, यानी कि जो पुरुष है उनको जो है 50 ग्राम दैनिक प्रोटीन लेना चाहिए, यानी रोज़ जो है 50 ग्राम प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए सामान्य अवस्था, यानी कि कोई भी स्त्री अगर जो है वो सामान्य अवस्था में हो उसे भी 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए गर्भावस्था, यानी कि कोई स्त्री है और वो गर्भ धारण की हुई है, यानी कि वो गर्भावस्था में है, उसे जो है 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए दुग्धपान अवस्था, यानी कि स्त्रियाँ जो हैं वो अगर दुग्ध बच्चों को पिला रहे तो उस समय 50 + 25 ग्राम उन्हें यानी कि 75 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे कि 50 ग्राम वो खुद के लिए और 25 ग्राम बच्चे के दुग्ध के लिए जो है वो प्रोटीन लें। इसके बाद अब देख सकते हैं स्त्रियों और पुरुष के बाद हम देख सकते हैं शिशु जन्म से 6 माह, यानी कि अगर कोई बच्चा है वो जन्म से 6 माह तक उसे कितनी प्रोटीन देनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2.05 ग्राम जो है उसे प्रोटीन देनी चाहिए। शिशु 7 से 1 वर्ष तक, यानी कि 7 महीने से 1 वर्ष तक उसे 1.6 ग्राम जो है प्रोटीन देना चाहिए। बालक 1 से 3 वर्ष, यानी कि बालक या बालिका कोई भी हो 1 से 3 वर्ष के जो बालक या बालिका हैं उन्हें जो है 22 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। अगला देखते हैं बालक 4 से 6 वर्ष, यानी कि कोई भी बालक है या बालिका है 4 से 6 वर्ष की है तो उसे 30 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। बालक 7 से 9 वर्ष, यानी कि बालक हो या बालिका, लड़का हो या लड़की, अगर वो 7 से 9 वर्ष के बीच में है तो उन्हें 41 ग्राम के आसपास प्रोटीन देना चाहिए। लड़का 10 से 12 वर्ष 54 ग्राम प्रोटीन, लड़की 10 से 12 वर्ष 57 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। लड़का 13 से 15 वर्ष 70 ग्राम प्रोटीन, लड़की 13 से 15 वर्ष 65 ग्राम प्रोटीन, लड़का 16 से 18 वर्ष 78 ग्राम और लड़की 16 से 18 वर्ष 63 ग्राम। तो ये थे एक दैनिक आवश्यकता के चार्ट जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक उम्र के व्यक्ति को कितना जो है प्रोटीन डेली लेना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्रोटीन की मात्रा का कम से कम 1/5वां भाग जंतु प्रोटीन से प्राप्त होना चाहिए। सामान्य रूप से 10 से 15% कुल ऊर्जा का भाग प्रोटीन से लेना चाहिए। 50% भाग कार्बोहाइड्रेट तथा बचा हुआ
भाग वसा से लेना चाहिए। यानी कि अगर ये सारी प्रोटीन जो है जितने ग्राम है, इन प्रोटीन को अगर आप लेते हैं तो इसमें 1/5 जो 5वां भाग है उसको जो है जंतु प्रोटीन यानी कि जंतु से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से लेनी चाहिए, और 10 से 15% कुल ऊर्जा का भाग प्रोटीन से लेना चाहिए, और जो 50% भाग प्रोटीन लेना है वो जो है कार्बोहाइड्रेट से, तथा बचा हुआ भाग जो है वसा से लेना चाहिए। तो ये था जो है प्रोटीन का कार्य और प्रोटीन की परिभाषा और प्रोटीन की आवश्यकताओं पर एक अच्छा क्वेश्चन, जिसको आपको देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं, प्रोटीन क्या है, और प्रोटीन की आवश्यकता अलग अलग उम्र के लोगों में कितनी ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये होम साइंस का क्वेश्चन जो है प्रोटीन के स्रोत तथा कार्य व आवश्यकता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।